तो दोस्तों चाइना के खतरे को देखते हुए इंडो पैसिफिक में लगभग हर एक देश अपने कैपेबिलिटी को मजबूत कर रहा है, खास करके अपने डिफेंसिव कैपेबिलिटी। और दोस्तों चाइना की तरफ से अगर कोई बड़ा लड़ाई शुरू किया जाता है तो माना जा रहा है कि ताइवान के बाद सबसे बड़ा खतरा है जापान को। इसी वजह से जापान की तरफ से भी अपने डिफेंसिव कैपेबिलिटी को मजबूत किया जा रहा है, खास करके अपने क्रूज मिसाइल और सबमरीन के कैपेबिलिटी। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जापान दुश्मन के खतरे को देखते हुए अपने सेल्फ डिफेंस को और पक्का करने के लिए अपने एग्जिस्टिंग और फ्यूचर सबमरीनों में डोमेस्टिकली डेवलप किया हुआ 1000 किलोमीटर रेंज वाले क्रूज मिसाइलों को इंटीग्रेट करने जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जापान के उसी सबमरीन और सबमरीन से दागे जाने वाले 1000 किलोमीटर रेंज वाले इन मिसाइलों के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में जापान के कुछ न्यूज़पेपर के तरफ से कुछ गवर्नमेंट अधिकारियों के हवाला देते हुए बताया गया है कि जापान के तरफ से पॉसिबली अपने करंट और फ्यूचर के जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स के सबमरीनों में लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल के कैपेबिलिटी को जोड़ने का तैयारी किया जा रहा है। सोर्सेज की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा अपने डोमेस्टिकली बिल्ड लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल के कैपेबिलिटी को अपने मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के सबमरीन में जोड़ के एक तरीके से अपने डिफेंसिव कैपेबिलिटी को बढ़ाने का तैयारी किया जा रहा है। और इन सबमरीनों को ऐसे बनाया जाएगा ताकि आवश्यकता पड़ने पे मिसाइलों के साथ ये सबमरीन दुश्मन के बेस के नजदीक जाके दुश्मन के नेवल बेस और मिसाइल लॉन्च बेसेस को तबाह कर सके। और इसके लिए जापान के जो मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स है उसके तरफ से एक नया डोमेस्टिकली बिल्ड स्टैंड ऑफ मिसाइल को डेवलप करने का प्रस्ताव को रखा गया है, जिसका रेंज 1000 किलोमीटर तक होगा। इवन कई जगहों में यह भी बताया जा रहा है कि इसका रेंज 1500 किलोमीटर तक हो सकता है और इसे जापान के जो लैंड बेस एंटीशिप मिसाइल मतलब टाइप 2 मिसाइल है उसी के ही बेस पे निर्माण किया जाएगा। और खाली इन मिसाइलों को जापान के सबमरीन के द्वारा नहीं बल्कि जापानीज नेवी के सरफेस शिपों के द्वारा भी कैरी किया सकेगा। पर दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जहां पे इंपीरियल जापानीज नेवी को एक जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स में तब्दील किया गया है, मतलब टोटली इसे एक ऐसे बेड़े में तब्दील किया गया है जो ऑफेंसिव नहीं बल्कि डिफेंसिव कैपेबिलिटी से ही लैस हो सकता है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या जापान अपने डिफेंसिव जोन के बाहर अटैक करने के लिए हथियारों का डेवलपमेंट करेगा। इवन इसके अलावा भी एक बड़ा सवाल ये है कि क्या जापान के पास ये कैपेबिलिटी और इसे तैयार करने का जज्बा है। फिलहाल दोस्तों इस तरीके के मिसाइलों को डेवलप करने के लिए जापान के सामने जो दो सबसे बड़े वादा है उनमें से एक तो मिसाइलों के गाइडेंस सिस्टम है, जबकि दूसरा इसमें इस्तेमाल होने वाले वॉरहेड को लेके है। बेसिकली जापान अगर 1000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर के लंबे दूरी तक मार्क करने वाले मिसाइल को डेवलप करेगा तो रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यह टाइप 12 लैंड बेस्ड शॉर्ट टू शिप मिसाइल के बेस पे ही बनेगा। दोस्तों टाइप 12 एंटीशिप मिसाइलों को अगर देखा जाए तो इससे आप आसानी से अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइलों के एक जापानीज वर्जन के रूप में देख सकते हैं। और दोस्तों ऐसे एंटीशिप मिसाइलों में नेविगेशन का इक्विपमेंट काफी स्ट्रॉन्ग होना आवश्यक है, क्योंकि इस तरीके के मिसाइल ज्यादातर समय ही समुद्र के ऊपर उड़ान भरता है, जिसके लिए इस मिसाइल में इनिशियली गाइडेंस के लिए ऑटो पायलट जो कि रडार और लेजर ऑल्टमीटर से लिंक्ड होता है उसका इस्तेमाल होता है, जबकि मिड सेक्शन में इसे इंटरनल नेविगेशन सिस्टम के द्वारा गाइड किया जाता है और टर्मिनल फेज मतलब आखिरी फेज में एक्टिव रडार का इस्तेमाल करके टारगेट को हिट करता है। और दोस्तों जापान के जो टाइप 12 एंटीशिप मिसाइल है जापान उसे एक बेहतरीन मिड सेक्शन इंटरनल नेविगेशन सिस्टम और टेरेन मैचिंग गाइडेंस मॉड्यूल से लैस करने के लिए उत्साहित है, जो कि एक तरीके से लेजर ऑल्टमीटर और टेरेन सैंपलिंग जैसे फैक्टरों के साथ ऑपरेट होगा। साथ ही साथ इसे जापान इस तरीके से भी बनाना चाहता है कि ये अल्ट्रा लो ऑल्टीट्यूड इवन जमीन के ऊपर भी काफी कम ऊंचाई में उड़ान भर सके। जबकि वॉरहेड का जो इशू है वो जापान के लिए और भी अधिक मुश्किल का कारण बन सकता है। फिलहाल के अगर जापान के टाइप 12 मिसाइलों को देखा जाए तो ये आकार में काफी छोटा है। इसका लंबाई सिर्फ 5 मीटर और इसके बॉडी का डायमीटर सिर्फ 340 मिलीमीटर है, जबकि इसका विंग स्पैन करीबन 1 मीटर के आसपास है और इसको ओवरऑल वजन 700 किलोग्राम है। टाइप 12 एंटीशिप मिसाइल में टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो इसके रेंज को बढ़ाने में मदद तो कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ 224 किलोग्राम या फिर कहे तो 500 पाउंड के ही वॉरहेड को कैरी कर सकता है। और दोस्तों इतना कम वॉरहेड के साथ इन मिसाइलों को एक तरीके के छोटे आकार के टैक्टिकल एंटीशिप मिसाइल का दर्जा तो दिया जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करके दुश्मन के मिसाइल बेस, नेवल बेस और बड़े आकार के जहाजों को तबाह करना लगभग नामुमकिन होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर अमेरिकी बेड़े को देखा जाए तो ज्यादातर अमेरिकी बेड़े में दो तरीके के एंटीशिप मिसाइलों का इस्तेमाल होता है, जिनमें टैक्टिकल गार्ड के लिए AGM-1 A58 जॉइंट स्टैंड ऑफ मिसाइल का इस्तेमाल होता है, जिसका लंबाई 4.26 मीटर, डायमीटर 550 मिलीमीटर और लॉन्च के वजन करीबन 1023 किलोग्राम है। जबकि इसमें J1000 पेनिट्रेटिंग वॉरहेड का इस्तेमाल होता है और ये करीबन 454 किलोग्राम या फिर कहे तो 1000 पाउंड के ओवरहेड को कैरी कर सकता है, जो जापान के टाइप 12 मिसाइलों के तुलना में करीबन दुगना है। जबकि दूसरी तरफ इसके अलावा अमेरिका के द्वारा
लॉन्ग रेंज के लिए BGM-109 टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका लंबाई 6.1 मीटर और डायमीटर 517 मिलीमीटर है। इसके लॉन्च मास करीब करीब 1454 किलोग्राम या फिर कहे तो 3200 पाउंड है और इसे WDU-25B हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड से लैस किया जाता है और इसके वॉरहेड का क्षमता 300 किलोग्राम से लेके 454 किलोग्राम तक है। इवन ये मिसाइल टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड को भी कैरी कर सकता है। मतलब दोस्तों जापान को अपने मिसाइलों के वॉरहेड को लेके भी काफी अधिक काम करना पड़ेगा और साथ ही साथ मिसाइल में अधिक मात्रा में वॉरहेड को कैरी करने का क्षमता को भी डेवलप करना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों कम वॉरहेड के साथ मिसाइल इतना अधिक पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। इवन एंटी शिप रोल के लिए वॉरहेड का अधिक होने के साथ साथ मिसाइल को भी अधिक इंपैक्ट के साथ जहाज को हिट करने का आवश्यकता पड़ता है ताकि एक ही बार में जहाज को अंदर से ही तबाह किया जा सके। दोस्तों और एक बड़ा इशू है लॉन्च प्लेटफॉर्म, मतलब जापान के तरफ से इन मिसाइलों को कौन से प्लेटफॉर्म के सहारे इस्तेमाल किया जाएगा। बेसिकली ये इशू जापान के लिए फिलहाल इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि इसे लेके जापान के पास कई तरीके के ऑप्शन हैं। जापान अगर इन मिसाइलों को एयर लॉन्च प्लेटफॉर्म के द्वारा इस्तेमाल करना चाहता है तो अपने बेड़े के फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर सकेगा, जबकि शॉर्टफेस शिपों के ऊपर इन मिसाइलों को तैनात करने के लिए जापान अमेरिकी निर्मित मार्क 41 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों का इस्तेमाल कर सकता है। जबकि जापान के पास तीसरे ऑप्शन के रूप में बिग व्हेल क्लास के कन्वेंशनल पावर सबमरीन है, जिसे हाल ही में ही जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों यहाँ पे बिग व्हेल क्लास के सबमरीन मतलब टाइगे क्लास के सबमरीन। बेसिकली ये जापान के सबसे आधुनिक सबमरीन है जिसे सोरियो क्लास के सबमरीनों के बेस पे निर्माण किया गया है। दोस्तों बिग व्हेल क्लास के सबमरीन या फिर कहे तो टाइगे क्लास के सबमरीनों को देखा जाए तो ये लिथियम आयन बैटरी से लैस जापान के एक ऐसा सबमरीन है जो न्यूक्लियर सबमरीनों के जैसे लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकता है। वैसे तो ये कन्वेंशनल सबमरीन ही है, लेकिन अगर जापान इसे लंबे दूरी तक मार करने वाले मिसाइलों से लैस करता है तो ये जापान के लिए एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीनों के रोल को निभा सकेगा। दोस्तों बेसिकली साल 2018 से इन सबमरीनों के ऊपर जापान ने काम शुरू किया गया और रिपोर्ट के मुताबिक जापान अपने बेड़े के लिए ऐसे टोटल 7 सबमरीनों को बनाना चाहता है, जिनमें 3 सबमरीन तो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक 4 अन्य सबमरीनों के भी ऑर्डर जापान के द्वारा दिया जा चुका है। दोस्तों ये जो सबमरीन है ये करीबन 3000 टन वजनी है और इसका लंबाई 84 मीटर मतलब 275 फीट 7 इंच और चौड़ाई 9.1 मीटर मतलब 29 फीट 10 इंच है, जबकि इसका ड्रॉट 10.4 मीटर मतलब 34 फीट 1 इंच है और इसे ऑपरेट करने के लिए 70 क्रू मेंबर का आवश्यकता पड़ता है। बेसिकली फिलहाल इन सबमरीनों को 6 टॉर्पेडो ट्यूब से ही लैस किया गया है और इसमें किसी तरीके का कोई भी वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम नहीं है और इन टॉर्पेडो ट्यूब के द्वारा सबमरीन टाइप 89 टॉर्पेडो और हार्पून मिसाइलों को दाग सकता है। दोस्तों इस क्लास के जो पहला सबमरीन मतलब टाइगी है उसे 16 मार्च 2018 में बनाना शुरू किया गया और 14 अक्टूबर 2020 में इसे लॉन्च किया गया। माना जा रहा है कि इस सबमरीन को मार्च महीने में कमीशन किया सकता है, जबकि दूसरे सबमरीन का लॉन्च 14 अक्टूबर 2021 मतलब पूरा 1 साल के बाद हुआ और तीसरा सबमरीन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसी साल के अंदर लॉन्च होगा। दोस्तों फिलहाल इन सबमरीनों में वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को लगाया नहीं गया है, लेकिन जापान शायद आने वाले समय में इसमें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम लगाएगा या फिर इन सबमरीनों से मिसाइलों को टॉर्पेडो ट्यूब के द्वारा ही दागने के लिए तैयार करेगा। जबकि इसके अलावा अगर जापान के बेड़े के अन्य अंडर वाटर एसेट को देखा जाए तो सोरियो क्लास के सबमरीन भी इन मिसाइलों को कैरी करने वाले सबमरीन हो सकता है। फिलहाल जापान के बेड़े में ऐसा टोटल 12 सबमरीन है, पर दोस्तों इसके जो आखिरी 2 सबमरीन है वो सबसे खास सबमरीन है क्योंकि उसमें लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और इसी कारण से ही टाइगी क्लास के सबमरीनों को लिथियम आयन बैटरी से लैस करना संभव हो पाया है। सोरियो क्लास के सबमरीन भी करीब करीब 2900 टन वजनी है और ये 48 मीटर लंबा 9.8 मीटर चौड़ा और करीबन 8.5 मीटर ड्रॉट वाला सबमरीन है और ये सबमरीन भी 6 टॉर्पेडो ट्यूब से लैस है जिसके द्वारा टाइप 89 टॉर्पेडो या फिर हार्पून मिसाइलों को दागा जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।